Namaste and welcome to Voices of India. We bring stories of Indian businesses and people who are quietly shaping the future of India with their work, art, innovation, and passion. Well, I am Devisha Jatakia, founder of Apni Indian Gali, and here we are trying to create a space of conversations that help people build with clarity, learn with intent, and stay rooted as we move forward. So, in today's episode, we have Nirav Hingu. He is a Vastu consultant, an astrologer, and a graphologist with over 10 years of experience in this field. And he is blending ancient wisdom with modern business success. Nirav helps Indian startups and creators unlock personality insights through handwriting analysis and signature tweaks. He have worked with multiple brands, and without wasting any more time, let's welcome Nirav. So friends, here we have Nirav Hingu with us. Welcome Nirav to Voices of India. It is so good to have you. It's my pleasure, Devisha, to have been as your guest on your platform. Amazing. So, So, Devisha. Nirav, before we start, tell us more about how your journey started as a handwriting and a signature specialist. Well, I started my journey way back into the my college time. मैं मीठे भाई है मीठे भाई का लौंडा हूँ. तो मैं मीठे Okay. भाई के टाइम पे मैं ये सब बुक्स पढ़ते रहता था 11th 12 के अंदर हैंड राइटिंग साइकोलॉजी स्पिरिचुअलिटी. उसी टाइम के आसपास में मेरे जो मेंटर हैं मिस्टर मिलिंद रजोरे सर, इज फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम पुणे. तो उनके यहाँ कैंप लगते थे बॉम्बे में. एग्जीबिशन कैंप में भी होते थे जहाँ पे वो एग्जीबिशन कैंप पे अपने जो स्टूडेंट है एक्स स्टूडेंट है और जो रिसेंटली पास ऑन स्टूडेंट है उन सबको लेकर हैंडराइटिंग एनालिसिस का एग्जीबिशन स्टॉल रखता था. वहाँ फ्री में एनालिसिस करते थे. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, तो मैं जाता था और मुझे याद है द फीस इन दोस टाइम वाज हार्डली 2000 और 2400 फॉर अ होल कोर्स. ये मैं उस टाइम की Okay. बात कर रहा हूँ, 20 साल 22 साल के पहले की बात कर रहा हूँ. Oh. तो वहां में जाता था, फ्री में एनालिसिस कर लेते. उनके सर नहीं करते थे, सर के स्टूडेंट करते थे. तो आई वाज फीलिंग अमेज, वाओ, इसको कैसे पता चला मैं बुक बहुत पढ़ता हूँ, इसको कैसे Hmm. पता चला कि मैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इनको कैसे पता चला कि मुझे ये डर है, इसको कैसे पता चला कि मैं ये स्टेज में ज्यादा कंफर्टेबल होता है. तो आई वाज ऑलवेज फीलिंग हर बार फ्री के लिए चले जाता था, फ्री एनालिसिस. उसके बाद मुझे लगा मुझे सीखना चाहिए. आई Okay. स्टार्टेड फर्स्ट रीडिंग द बुक्स. माय फर्स्ट बुक्स ऑन द ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग इज Mm-hmm. द हस्ताक्षर विज्ञान बाय डॉक्टर अच्छा. नारायण दत्त सिवाली, हेलिंग फ्रॉम जोधपुर. हिंदी में थी. एक्चुअली वहां से देखकर ये पैशन आया. और उस टाइम Oh. पे पुस्तक महल की एक बुक आती थी, हैंडराइटिंग एनालिसिस बाय रूथ गार्डनर, RUTH में बुक भी, मतलब दिस इज Hmm. द बिगिनर लेवल बुक फॉर एनी वन Hmm. हु वांट टू गो इनटू द हैंडराइटिंग. तो Hmm. येलो कलर का बुक है आज भी, और ए ऐसे बड़ा से लिखा हुआ है, मुझे पूरा याद भी नहीं है. तो मैंने वो बुक ली उस टाइम पे एंड आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. 35 Hmm. टू 40 42 बस ये मेरा एवरेज था पासिंग का टोटल. और ये इसलिए भी पढ़ता था ताकि फादर मेरे को मारे नहीं, घर जाएगा तो मारेंगे मेरे को, ये सोच के मैं खाली पासिंग मार्क्स लेके आता, तो वो शांत हो Hmm. जाते थे. तो दे नो आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. तो जब बुक मैंने ली तो मैंने देखा, अरे यार इसमें तो A to Z 26 हर एक के 10 के 12 पेज बताए हुए हैं. ए लेटर ऐसा होगा तो इसकी ये रीडिंग है, ये लेटर ऐसा होगा तो ये रीडिंग है. तो मैं Hmm. बोला मतलब इफ आई टेक इवन द 10 लेटर्स 26 मल्टीप्लाई बाय 10 260 पेज, मुझे तो याद ही नहीं होंगी. तो मैंने वो बुक ली, खरीदी और मैंने उसको रख दिया साइड में. मतलब मैं कभी हैंडराइटिंग का कोई बन नहीं सकता कभी, Hmm. ऐसे Hmm. करके छोड़ दिया. उसके कई सालों बाद, यानी वो स्कूल की बात हो गई, कम से स्कूल या 11th, उसके 2-3 साल बाद जब मैं 12th में आया तो मुझे सर की एक कैंप मिले जहाँ पे फिर मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि यार मेरे को सीखना चाहिए. एंड देन फिर से वो आई कीप स्पार्क ऑन. हुआ कि हाँ चलो लेट्स डू इट. हाँ, या ठीक है. तो फिर अमेजिंग. जाके मैंने एनरोल करना चाहा तो 2500 उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे, कोई पॉकेट मनी भी नहीं थी. उसके बाद मैंने सोचा मैं सीखूंगा तो इसी सर से सीखूंगा. एंड देन आई स्टार्ट अर्निंग. पैसे जमा किए 32,000, तब तक 32,000 हो गए थे या Oh. 10 साल बाद. और फिर मैंने सीखा और फिर मैं उसमें आगे बढ़ा. इस तरह से मैं हैंडराइटिंग वर्ल्ड के कनेक्शन में आया. एंड आई फील हमें लाइक अब लगता है कि सही डिसीजन कास्ट पहले ही कॉलेज टाइम से 12th में ही ले लिया तो और ज्यादा रिच एक्सपीरियंस मेरा बना होता. हम्म. कभी कभी वो ऐसा होता है ना कि वो इंट्यूशन हमारा होता है बट समथिंग स्टॉप्स अस. बट एनीवेज या व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस एट द राइट टाइम.
So someone Yes, who is exactly. listening this for the first time, तो उनको ये लगता है कि हैंडराइटिंग कैसे एक पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर सकता है, माइंडसेट और इमोशंस बोलो या फिर कंडीशनिंग बोलो, ये सब इट इज नॉन रिलेटेबल फॉर पीपल. सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट थ्रू योर लाइक, हाइलाइट्स. हाँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि क्या ये हैंड राइटिंग एक साइंस है कि मैं नॉन एक्सप्लेन फॉर अ बिगिनर. क्या होता है जब हम कोई सोचते हैं, कोई सोच आती है, जो विचार आते हैं, तो वी हैव द बिलियंस, अराउंड 40 बिलियंस ऑफ सेल्स रहते हैं हमारे पास पूरे बॉडी में, ओके. 40. उसमें से आधे से ज्यादा तो खाली हमारे ब्रेन में इतने बिलियंस ऑफ सेल्स है. तो जब भी दो वो सेल्स आपस में, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं तो एक विचार उत्पन्न होता है, एक थॉट प्रोसेस उत्पन्न होता है. और वो थॉट फिर यहाँ से ब्रेन से ट्रैवल करके एक न्यूरल पाथवे होता है अपने बॉडी में. वो न्यूरल पाथवे से हाथ से होके वो पूरे बॉडी में, स्पेशली हार्ट पे ट्रैवल करता है. इसलिए आप देखोगे ना, इतनी सारी मॉडलिटी है ऑकल साइंस की. उसमें से दो को मैं सबसे विशेष मानता हूँ, हैंड राइटिंग साइंस यानी ग्राफोलॉजी, और दूसरा है पाल्मिस्ट्री, क्योंकि दोनों हार्ट से और ब्रेन से कनेक्टेड है दोनों का. तो जब वो न्यूरल पाथवे है यहाँ से, न्यूरल पाथवे यानी एक प्रकार के ऐसी वाइब्रेशन है जो माइक्रो फ्रैक्शन सेकंड में वो थॉट्स आया और वो तुरंत उसका पाथवे से उसकी वाइब्रेशन निकली और हाथों पर आई. और वो जो थॉट प्रोसेस थी वो एक डॉट के फॉर्म में पेपर पे अंकित हो जाता है. नाउ द मल्टीपल डॉट्स, मल्टीपल थॉट प्रोसेस डॉट्स, इट क्रिएट वन स्ट्रक्चर, एंड मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आल्सो इट क्रिएट वन शेप ऑफ द अल्फाबेट. Wow. Multiple alphabet create words, multiple words create a text, then a text, multiple lines create a paragraph, multiple paragraph create one page. Now अभी मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ बिहेवियर पैटर्न में. जैसे कि हमारे जो विचार है, विचार से ही हमारी वाणी निकलती है. जैसे विचार है वैसे वाणी, वाणी से आपका वर्तन होगा, यानी आपका बिहेवियर पैटर्न होगा. आपका मल्टीपल बिहेवियर पैटर्न आपका एक एडिक्शन बन जाएगा. और मल्टीपल एडिक्शन या एक पैटर्न जो बनता है वो आगे जाके आपकी कैरेक्टर बन जाती है, आपकी ट्रेट बनती है, और मल्टीपल कैरेक्टर आपका कंप्लीट बिहेवियर बन जाता है. सेम हैपन विद द थॉट्स आल्सो इनटू द हैंड राइटिंग. तो हम और ज्यादा कुछ नहीं करते. हमारे जो विचारधारा है, अभी आप बोलोगे कि क्या एक ही इंसान के और दो अलग लोगों के सेम विचारधारा होते? कभी नहीं होते. तभी तो हम सब अलग है. इवन जो ट्विंस होते हैं हाथों, सेम नहीं होंगे, मतलब इफ यू आर कभी नहीं सेम सपोर्टिंग नहीं दिस. होंगे. ओके. यस. अगेन द पीपल से क्या, नीरू तुम मेरा हैंडराइटिंग कैसे चेक कर पाओगे? मैं तो थोड़े टाइम में अलग लिखता हूँ, थोड़े टाइम में अलग लिखता हूँ. चाहे आप, वो है आपका इमोशन का ड्रॉबैक होता है. आप अगर बहुत खुश रहोगे, आप 2-4 लाइन लिख लीजिए, तो आप देखो कि आपके हैंडराइटिंग का स्लैंट एकदम 45 डिग्री ऊपर जाएगा, कॉन्फिडेंस जब आप रहोगे. एंड whenever you're feeling low, depressed and you feel very extremely feeling lethargic, आप अपने हैंडराइटिंग जो देखोगे, आपके जो लेटर्स है वो नीचे की तरफ ढलाव में चले जाएंगे. Those who are having the suicidal mindset और extremely depressed in mindset, आप उसके हैंडराइटिंग देखो, जो उसके बेस लाइन है, जो लाइन वाली अगर कोई बुक आप लेते हो, तो सारे लेटर्स नीचे चले जाएंगे. एंड अगेन द पीपल वांट टू नो कि ऐसे लोगों के हैंडराइटिंग क्या आते, तो मैंने 27 ट्रेट्स निकाले हैं. एक सुसाइडल हैंडराइटिंग का पैटर्न क्या होता है, मेरी जो ब्लॉग है occultspeak.com, उस पर मैंने डाला था 27 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइडल ट्रेट्स. हैंडराइटिंग से कैसे जान सकते हैं, ये इसलिए रखा था कि अगर कोई पेरेंट्स हैं, कोई हाउस वर्कर रखते हैं, या तो उनको पता होना चाहिए कि बेसिक ट्रेट है, उसमें से क्या 6-8 चीज मेरे बच्चे में आ रहे हैं, या मेरे पति में आ रहे हैं, मेरे रिलेटिव में आ रहे हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक ट्रेट. फिर आप तो एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का ही आप ले सकते हो हेल्प, लेकिन एक बेसिक ट्रेट आपको पता चल जाएगा, तो आपको लगेगा हाँ ये बंदा थोड़ा लो फील कर रहा है, तो आप थोड़ा समझ जाओगे. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई क्रिएट द ब्लॉग ऑन द सुसाइडल. ठीक है. इस तरह से किसी दो इंसान के कभी हाथ की रेखा एक जैसी नहीं होती, किसी का बिहेवियर पैटर्न है, इवन ट्विंस के भी एक जैसे बिहेवियर पैटर्न नहीं रहती. और ये हमारा पैटर्न कैसे बनता है, हमारे आसपास का माहौल, हमारी अपब्रिंगिंग और हमारे खुद के विचार हम कैसे लेते हैं उस सिचुएशन को, रिस्पॉन्स को लेकर रिप्लाई करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, उसके आधार पे ये सारे पैटर्न बनती है हमारी. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो ये जो इन्होंने जो ब्लॉग के बारे में बताया है, इसका हम लिंक डेफिनेटली इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, सो दैट इट्स एन एड ऑन थिंग कि आप लोग वहाँ पे जाइए, उसको रेफर कीजिए. बिकॉज आजकल बिकॉज ऑफ ऑल दी सोसाइटल प्रेशर वी हैव, द सीन प्रेशर, द अनसीन प्रेशर, कहीं ना कहीं ये चीज हम मिस कर देते हैं. मे बी यू नो द बेस्ट थिंग इज टू गो एंड टॉक टू दीज पीपल, लेकिन वो नहीं समझ में आता. द मोस्ट डिप्रेस पीपल आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि भाई ये पूरे ग्रुप में से सबसे डिप्रेस कौन है.
ठीक है, तो आई थिंक सो दिस इज हाँ वन वो आ ऑफ रहा द बेस्ट वे वेयर वी कैन हेल्प ईच अदर. So it's a very है. यस interesting thing. So they tell us कि how is signature treated differently? Like normal handwriting जो होता है और जो signatures होते हैं, तो वो graphology में I've heard कि वो दो अलग-अलग चीजें होती है. So does a दोनों अलग अलग signature है. present about a person as well? Yes. Now there is one term graphology. जो handwriting science कहा जाता है वो graphology के अंदर आता है. Grapho means the graphical representation and the logy means the studies. The study, the analytical studies of the graphics of the brain print are known as the graphology. अब इस graphology के अंदर में इसको दो भाग में विभक्त किया गया है. That means it has been categorized into two parts. One is the signature science, one is the handwriting science. Now, what is the handwriting? Handwriting is your inner reflection, आपकी personal life. एंड व्हाट इज द सिग्नेचर? इट्स योर पब्लिक डोमेन. अब पब्लिकली कैसे हो? अभी ये हो सकता है कि मैं अभी आपके साथ में पब्लिक डोमेन पे यहाँ पे इंटरनेट पे बहुत स्ट्रांगली बात कर रहा हूँ, एक्ट्रोवर्ट दिख रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप शायद मेरे को पर्सनली मिलो तो पता चलेगा मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, शाय हूँ, लड़कियों से डरता हूँ, शेक हैंड करने से डर रहा है, मुझे बात करने में झिझक हो रही है. तो ये क्या, ये मेरा बिहेवियर पैटर्न है मेरी पर्सनल लाइफ का. पर मेरी सिग्नेचर यानी कि जो मेरा पब्लिक डोमेन है बहुत ही अलग है. तो ये दोनों ही चीज अलग होती है. अभी कभी कभार हम देखते हैं कि कोई इंसान सोशल पार्टीज में मिलता है, बहुत अच्छे से बात करे, जब हमको कहीं किसी दूसरे कंडीशन में देखते हैं, उसके घर पे देखते हैं, उसके वाइफ के साथ में देखते हैं, तो उसका बिहेवियर पैटर्न थोड़ा अलग रहता है. और फिर हम बोलते हैं ये कल वही इंसान था, इतना अच्छे से बात कर, आज इसको क्या हो गया? वो उसका पब्लिक डोमेन था भाई, वहां पे वो उसने अपने आपको दिखाया जैसा ना. तो इसलिए दोनों ही अलग चीज होती है. So we as a handwriting expert or we as a graphologist, we have to take both the part, the handwriting part and the signature part. ठीक है. अब कई लोग बोलते हैं यार सिग्नेचर ही ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? तो आई रिमेम्बर my mentor in a just humorous way. तो हम बोले सर सिग्नेचर ले ले. He used to take the whole one page, 18 से 20 लाइन लिखना पड़ता है और उसके बाद 3 बार सिग्नेचर लिखो. वो हमने भी फिर पैटर्न बना ली कि ऐसा ही पूरा सैंपल लेगा. तो हमको लगता था सर खाली सिग्नेचर कर ले तो इन ह्यूमर इससे के क्या लड़की को टच करने से क्या वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, या किस करने से वो प्रेग्नेंट हो जाएगी? नहीं ना, उसके लिए वो प्रोसेस में जाना पड़ेगा. तो ये एक प्रोसेस है ग्राफोलॉजी का. यू हैव टू टेक द कंप्लीट पेज ऑन A4 साइज ऑन अ प्लेन विदाउट एनी लाइन एंड मिनिमम यू हैव टू टेक द 10 to 12 to 18 लाइंस और फिर नीचे 3 बार सिग्नेचर या फिर 1.5 पेज होना चाहिए. तब उसमें उसकी पूरी इसके बिहेवियर पैटर्न और उसकी सिग्नेचर पैटर्न आ जाएगी. अब इसमें एक और, जब आपने सिग्नेचर की बात की कि कुछ लोगों की 2-3 सिग्नेचर होती है. कोई ऐसा बोलेगा मैंने ये भी सिग्नेचर करता हूँ, ये बैंक की है, ये पर्सनल की है, ये मास्टर पे ये करता हूँ, आप मुझे कैसे पकड़ोगे? तो ये है बिहेवियर पैटर्न, मल्टी स्टांस सिग्नेचर हम इसको बोलते हैं. ऐसे लोगों के 2-3 अलग अलग मुखौटे होते हैं. तो आप इसको जज कर नहीं पाओगे कि ये एक्चुअल में इंसान है कैसा. तो उल्टा वो अपने बिहेवियर पैटर्न खुद बता रहे हैं. 3-4 सिग्नेचर्स है ऐसे बता दे लोग, बताते हैं लोग, मेरे को बताते हैं और मैं पूछता हूँ स्पेशली फॉर द वुमेन, फॉर द गर्ल्स कि व्हाट इज द सिग्नेचर बिफोर द मैरिज, व्हाट इज सिग्नेचर आफ्टर द मैरिज. ठीक है. उसका एक विशेष कारण है कि उसका रिलेशनशिप उसके इन लॉज के साथ, मदर के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसे रहेगा. दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग ही हैज बीन ट्रेन्ड इन हिज चाइल्डहुड. तो इसलिए शादी के पहले सिग्नेचर हम जरूर देखते हैं लड़की की, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रथा है कि शादी के बाद सिग्नेचर चेंज की जाती है, नाम चेंज किया जाता है, सरनेम तो होता ही है. ठीक है. तो वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हॉट टॉपिक है कि शुड द मैरिड नेम शुड बी देयर और नॉट. उस पर भी एक टॉपिक होता है. डिवोर्स पैटर्न बनती है सिग्नेचर में, वो समझ में आ जाती है इसका डिवोर्स होगा कि नहीं होगा. ठीक है. तो वो भी एक अलग रिलेशनशिप के ऊपर एक पूरा एक ले सकते हैं हम लोग, वैसा वो पूरा टॉपिक है. वो एक पूरा ऐसे डिटेल ले सकते हैं, सुसाइडल के ऊपर भी ले सकते हैं, फिर इसके ऊपर भी ले सकते हैं. सर मेरे टॉपिक्स तुम्हारे साथ हम ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हैंडराइटिंग एनालिसिस जस्ट बिलीफ बेस्ड सिस्टम है एंड इट इज नॉट बैक्ड अप विद एनीथिंग एंड इट इज नथिंग टू डू विद माय रियल लाइफ. So how true is this, and how do you, I mean, you might be having these kind of customers as well, clients as well. How do you deal with it? Now see, yes, many of the people are there, they feel like it's just pseudoscience. यानी कि जैसे pseudoscience बोलते हैं जो तुक्के से किसी ने बोल दिया हो. जैसे एस्ट्रोलॉजी को भी, वास्तु को भी लोग एक तुक्के से बोलने वाला साइंस बताते हैं. नो फेस रीडिंग इज आल्सो वन ऑफ द साइंस. पर वो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं उससे स्ट्रॉन्ग. अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, द फर्स्ट पर्सन on this earth, because this science has been born and brought the soil of this science is from India. और इसके जो ऋषि रहे पाराशर ऋषि रहे. ठीक है. वे बैक अराउंड 10 to 15, 18 और मैं बोलूँ 50,000 वर्ष पहले, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत पुरानी है.
50,000 साल भी बहुत कम है उसके बीच। तो उसमें पाराशर ऋषि ने जो संस्कृत वर्ण वाला है उसके ऊपर पूरी उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। पहली जो बुक लिखी गई थी इस पृथ्वी पर ऑन ग्राफोलॉजी, दैट वाज ग्रिप। जो घी हम लोग दिखते हैं, घी ग्री, और एक अंडरलाइन 45 डिग्री और ग्रिप, दिस वाज द फर्स्ट टेक्स्ट, लेकिन आज वो लुप्त हो गई। उसके बाद ऋषि परंपरा से ये पूरी बुक आगे लिखी गई, आगे और भी स्क्रिप्चर बने और गुरु शिष्य परंपरा से सिखाया गया। फिर आगे जाके ये इंडियन कल्चर का ये जो अद्भुत साइंस है हस्ताक्षर विज्ञान, जिसको हस्तलिपि विज्ञान भी बोलेंगे हिंदी में, इट गेट्स वैनिश एंड देन वो ये चला गया वेस्टर्न में। और वेस्टर्न में द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्ट रीडिंग एंड डूइंग द रिसर्च दैट वाज द फादर मिको, MIKO, मिको इन द इंग्लैंड, ठीक है। उन्होंने इसको किया एंड ही स्टार्टेड एनालाइजिंग द 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश, और वहां से उसको फिर आगे जाके माइकल बेल्डी करके एक रिसर्चर रहे, डॉक्टर माइकल बेल्डी, उन्होंने उसको नाम दी साइंस को ग्राफोलॉजी, ठीक है। इस तरह से बना। अब कई लोग बोलते हैं नहीं, तो आपको मैं सिंपल एक बता रहा हूँ जो नहीं मानते। अभी 3 टाइप के स्लैंट होते हैं, यानी जब हम हैंडराइटिंग या सिग्नेचर लिखते हैं तो हमारा जो झुकाव होता है सिग्नेचर का, हैंडराइटिंग का, किसी का लेफ्ट में जाता है, उसका जो झुकाव जाता है लेफ्ट में जाता है, किसी का स्ट्रेट जाता है और किसी का राइट साइड जाता है, ठीक है। लाइट एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड 90 डिग्री। जिसके लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, जिस पीपल आर वेरी हेजिटेटिंग बाय नेचर, इनको बोलने में बहुत ही दिक्कत होती है अपने वर्ड को एक्सप्रेस करने में। आप चेक कीजिएगा अपने खुद के या किसी और हैंडराइटिंग, जो लोगों का हैंडराइटिंग का पैटर्न या सिग्नेचर का पैटर्न मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड, दिस पीपल आर वेरी एक्सप्रेसिव बाय नेचर, दे कनेक्ट विद पीपल वेरी इजीली, दे आर वेरी सोशल नेचर, बहुत सोशल क्रिएचर से बातचीत करने में बहुत अच्छे रहते हैं, आपके मेरी तरह, उनको बहुत अच्छा लगता है बात करें। अब जो लोग 90 डिग्री है द स्ट्रेट, पूरे उसके एक एक लेटर्स आप देखो 90, दिस पीपल आर कंट्रोलिंग बाय नेचर। इसको आर्मी स्लैंट भी कहते हैं। आर्मी वाले कैसे रहते हैं, अपने इमोशन को दबा के रखते हैं। नाउ इमोशंस आर नोन एज अ हेयर इन फेस रीडिंग, आई एम नॉट वांट टू कनेक्ट विद द हेयर, इसीलिए आर्मी में आपको देखिए सारे बाल छोटे कर दिए जाते हैं, बिकॉज हेयर आर द इमोशंस। यही सिखिज्म के बालों को काटने का रिवाज ही नहीं था, हैड आर द वीनस, और वो इमोशंस है, वही इमोशंस हम हैंडराइटिंग में देखते हैं। इसलिए सिखिज्म में क्या कर दिया गया 10 गुरुओं ने कि हम बाल को काटेंगे नहीं, उसको संभाल के रखेंगे। वुमेन्स इन द टुडे से आर कटिंग देयर हेयर्स, इसलिए सबके इमोशन कट रहे हैं। और हैंडराइटिंग क्या है, आपके इमोशनल ड्रॉबैक को देखने का एक तरीका है कि आपके इमोशंस कैसे हैं, बिकॉज वी एज अ ह्यूमन आर कनेक्टिंग विद द इमोशंस। आपके इमोशन अच्छे होंगे इंटरनली तो आप सामने वाले से अच्छे से बात करो। आपके खुद के अंदर डिस्टॉर्शन है, इमोशनल ड्रॉबैक्स बहुत है, मैं बात कर ही नहीं पाऊंगा, मैं जज करूंगा कि पता नहीं देवी से क्या बोलेगी, कैसी लड़की होगी, किस तरह से मेरे को प्रेजेंट करेगी, लोग क्या बोलेंगे। ये मेरे खुद के ड्रॉबैक्स है, मेरे खुद के अंदर से इनर फियर्स हैं। तो ये इमोशनल डिस्टॉर्शन हम हैंडराइटिंग में ही देखते हैं। तो ये पूरा साइंस है, चाहे कोई कितना ही इसको झुटला दे। और इनफैक्ट मैं अगर बात करूँ यूरोपियन कंट्री में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑल द यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे इसका प्रॉपर ग्रेजुएशन होता है, सर्टिफिकेशन होता है। और जो लोग हैंडराइटिंग में एकदम आगे निकल जाते हैं, द बिग कंपनीज, द $1 trillion companies, they hire the handwriting expert after the HR round is over, after the director getting the 1-to-1, the final decision is taken in the hand of the handwriting expert. वो बोलेंगे ये इसको $1 million के हम सैलरी दे रहे इस सीईओ को, ये 2 सीईओ आए हैं, देविश एंड नीरव, बताओ इनमें से किसको हमको चूज करना चाहिए। तो आप सोचिए, यूरोपियन कंट्रीज में तो इसको मान्यता दे दी गई है, इंडिया में इसको मजाक बनाया गया है और आज भी इसको बुद्धिजीवी बोलते हैं ये बिल्कुल बेकार का साइंस है। इंडिया में काफी सारी चीजों में अगर हम देखेंगे ना, तो इन्वेंशंस बोलो या फिर चाहे वो फैशन हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, इंडिया हैज बीन ऑन द फॉरफ्रंट फॉरएवर। मतलब इट वाज वे बियॉन्ड द टाइम। वो क्लासिक एग्जांपल है इंडिया का। बट अभी वो वेस्टर्नाइज्ड कॉलोनियलाइज्ड माइंडसेट की वजह से वी ऑल हैव बीन इनटू दैट ग्लूमी एरिया के नहीं भाई नहीं वो लोग ही सही थे। बट नाउ थैंकफुली वी हैव दैट एनलाइटमेंट बोलो या फिर वो क्रिएटर्स बोलो, इतने सारे आ गए कि जो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई दिस एवरीथिंग वाज, मेनी ऑफ द इन्वेंशंस वर इंडियंस एंड इवन इन फैशन इंडिया इज रूलिंग एवरीवेयर। सो I guess what you're saying is making complete sense. So tell us, Neerav, if someone is watching this conversation and wants to start and understanding themselves better, कि भाई ये छोटे-छोटे कैसे-कैसे observation करने चाहिए कि उनको समझ में आए कि is this making sense, how they can go and analyze some part of their personality. Yes, as I told them, first you have to see the slant. आपका slant कहाँ पे जा रहा है, तो आपकी इमोशन कंट्रोल हो रहे हैं, आप इमोशन को पकड़ के रखते हैं या इमोशन को यहाँ पे
फिर दूसरा आपको Right. मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए जो सिग्नेचर बहुत बड़ी बड़ी करता है, दैट इज उसकी जो साइज रहेगी दैट इज गोइंग अराउंड more than 2 inch and about 2 inch. Now these people are very extrovert personality. They are having the leadership quality. पर ये बहुत ही ज्यादा बड़ा चले जाता है कि आप समझ लो इतना बड़ा चले जाते हैं, एकदम बड़े बड़े उसके गोल मटोल पूरे से. Now these are people making the exaggeration. ठीक है, जो लोग इतने लेवल पे चले जाते हैं कि 2 इंच 2.5 इंच तक का उसका पूरा ऊपर का उसका वीड और लेंथ चले जाता है. दिस पीपल आर एग्जैगरेटिव बाय नेचर. तो ये लोग बोलने में बहुत अच्छे रहते हैं पर एग्जीक्यूशन में काफी वीक होते हैं. वही अगर आपकी सिग्नेचर बहुत मिनिएचर होती है, जैसे आप महात्मा गांधी की कभी गूगल कीजिएगा, उसकी स्क्रिप्ट बहुत ही, वो जो मिनिएचर पर्सन, ठीक है, तो ऑन अ पर्सनल लाइफ उसके हैंडराइटिंग बहुत छोटे थे, वो जो इंट्रोवर्ट, पर ऑन अ सिग्नेचर पार्ट ही वाज एक्सट्रोवर्ट. देखिए वो महात्मा गांधी का आप देखोगे, वरना अगर वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होता पब्लिक डोमेन में तो वो इतना बात कर नहीं पाते, लेकिन वो कर क्यों पाए? बिकॉज कि उनकी वो पैटर्न वैसी थी, पर्सनल लाइफ में इंट्रोवर्ट और पब्लिक डोमेन में एक्सट्रोवर्ट. तो इस तरह से मान लो आपकी सिग्नेचर बहुत छोटी आ रही है या मुश्किल से समझ लो 2 से 2.5 mm आ रही है, तो समझ लो आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो. ठीक है, और एक होता है इंट्रो और एक्ट्रो का बीच में एम्बिवर्ट, जो आज के टाइम में है. इसको हम देखेंगे कि जहां से 2 से 4 mm एक छोटा सा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, 6 से 8 mm तक का जो साइज रहता है सिग्नेचर इसका हैंडराइटिंग का, वो एक्सट्रोवर्ट है. और बीच का जो पार्ट आता है मीडियम साइज सिग्नेचर हैंडराइटिंग बोलते हैं. दीज आर द एम्बिवर्ट पर्सनालिटी. दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लीडर्स एज वेल एज द फॉलोअर्स बोथ. ठीक है, तो दे आर वेरी गुड टीम लीडर, दे आर आल्सो वेरी गुड टीम प्लेयर आल्सो. तो कभी कभार अगर हमारे पास जो केसेस आते कि सर हम इसको हायर करें कि नहीं, तो आई टेक अप ऑल द रोल्स, इसके रोल्स क्या है. ठीक है, फिर सिग्नेचर में देखा है वो ट्रेड दिख रहे कि नहीं दिख रहे, इसके आधार पर. आपको एक और बता रहा हूँ कि बहुत बार एक सिंपल है कि हम यहाँ तक जान सकते हैं हमारी लाइफ डिसलाइक क्या है. ठीक है, अगर आपके सिग्नेचर में स्पेशली आई के ऊपर में आप सर्कुलर डॉटिंग करते हो, तो दैट मीन योर पर्सन वांट मोर ऑफ द अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी होते हैं. आई के ऊपर डॉट में सर्कल बना देते हैं, कंप्लीट सर्कल, डॉट नहीं करेंगे, सर्कल बनाएंगे. नाउ दिस पीपल हैविंग द, हाँ, आई के ऊपर मैंने यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड भी रखा है. इफ यू वांट आई कैन जस्ट ड्रॉ इट फॉर द पीपल हु वांट. पेन का आइडिया, हाँ, जो मैं बात कर रहा था. ठीक है, तो पीपल हैविंग द आई के ऊपर डॉटिंग ऐसा करते हैं. दिस पीपल आर अटेंशन सीकर. इनको मीठा खाना बहुत पसंद, दे लव द डेजर्ट्स, दे लव द डेजर्ट्स. ठीक है, एंड दिस पीपल आर अटेंशन सीकर. आप कोई भी एज ग्रुप में, देयर इज नो एनी एज ग्रुप के ये एज ग्रुप जो अटेंशन सीकर होगा उसका आई डॉट ऐसा रहेगा. जिसको एंजाइटी ज्यादा रहती होगी वो आई डॉट लेफ्ट साइड में चले जाएगा. और ये लोग प्रोकास्टिनेशन यानी कि टालने की आदत, बाद में इंटरव्यू कर लेते, हाँ कल करते, हाँ 3 बजे करते, नहीं अभी बाद में कर देते. ये लोग टालते रहते हैं हर काम को. प्रोकास्टिनेशन, दे आर very good procrastinator. Good तो नहीं बोलूंगा, they are the procrastinator. Now again, if the eye dotting goes on a right hand side, इनका एंजाइटी लेवल बहुत बड़े हो रहे थे. They are having the FOMO, fear of unknown origin. कल क्या होगा, कैसे होगा ये. फिर जो लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं, मान लो चलो मैं लिखता हूँ, या हैंडराइटिंग भी ऐसी रहेगी, एक एक लेटर छोटा छोटा रहेगा. दिस पीपल आर नॉन कनेक्शन, प्रिंटेड हैंडराइटिंग. दिस पीपल आर वेरी इमेजिनेटिव, वेरी वियर्ड, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं. हाई इनोवेटिव सिग्नेचर आपको यहाँ पे दिखेगी ये सारे लोग. ठीक है, और दूसरी तरफ जहाँ पे सारे सिग्नेचर्स में या लेटर्स में कनेक्टिविटी रहेगी, जैसे कनेक्टिव सिग्नेचर, एक एक सारे लेटर जुड़े हुए, इनकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी. हम दोनों में फर्क है. जो एक एक लेटर प्रिंटेड है ना, ये लोग मेरे जैसे रहेंगे एवरेज स्टूडेंट, एकेडमिक्स कभी इनका अच्छा नहीं रहता. लेकिन द वर्ल्ड एक्सपोजर मिलते हैं उसमें बहुत प्रैक्टिकल और खुद का ही ये लोग अपना बिल्डअप करते हैं. वहीं जो ऐसे लोग सारे लेटर कनेक्टिव रहते हैं, हैंडराइटिंग या सिग्नेचर, एकेडमिक्स के लिए अमेजिंग. आप जो आप देख रहे हो ना, ये क्लासेस वो क्लासेस, 80% महाराष्ट्र में टॉपर, सीट में टॉपर, यही सारे लोग ये कनेक्टिव सिग्नेचर्स और हैंडराइटिंग वाले रहते हैं. एंड वंस दे मूव आउट इनटू द रियल वर्ल्ड, उनको धक्का लगता है कि रियल वर्ल्ड तो अलग है. तो दे डू नॉट परफॉर्म वेल. दे में भी वेरी गुड एट IIMS, IIT, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. तो अब ये कुछ ट्रेड देखिए तो समझ में आएगा कि ऐसा होगा. So tell me one thing, Nirav, कि we have a lot of professionals and business owners connected with us. How is this? Suppose I say I'll give you one page, I take a handwriting analysis session with you.
how is that going to benefit me as a professional or as someone who is into business or who is an artist or a creator? उनके लिए कैसे, मतलब how is it going to help? Now let's talk on the beneficial parts. Why graphology or why to learn or do my own handwriting analysis, either to नीरव और किसी से भी. देखिए, the benefit of this handwriting analysis because it's like doing a SWOT analysis. आप अपनी strength को जान सकते हो. ठीक है, Okay. आपकी weaknesses क्या है, क्या opportunity है, क्या opportunist हो. ठीक है, आपको एक और बता रहा हूँ, जैसे अभी ये एक पेज है, ठीक है, आप रिस्क टेकर हो कि नहीं हो. अभी जो सिग्नेचर आप देखोगे, मान लो ये एक चेकबुक है और अगर यहाँ पे जनरली रहता है बैंक में सिग्नेचर का, यहाँ पे शायद रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन अगर जो इंसान सिग्नेचर यहाँ करता है या यहाँ करता है वो रिस्क नहीं लेता, और जो राइट हैंड में सिग्नेचर करता है, ठीक है, ये बड़ा रिस्क टेकर है. तो इस तरह से मल्टीपल पेज से हम जान सकते हैं कि आप रिस्क टेकर हो, आप जुगाड़ू इंसान हो, आप एक्चुअल में कौन हो. ठीक है, क्या आपके अंदर में वो स्किल सेट है जो जिसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हो. आपके अंदर स्किल क्या है, हो सकता है आपको किसी ने बताया नहीं कि यू आर वेरी गुड ओरेटर, तो बोलते नहीं है तो बात ही करता नहीं है, क्या बात कर. लेकिन वो स्किल है, हैंडराइटिंग दिखा रही मुझे, तो मैं उसको बोलूंगा स्टार्ट स्पीकिंग आउट, स्टार्ट गोइंग इन इलॉक्यूलेशन कंपटीशन. अगर वो कॉलेज का स्टूडेंट है तो हम उसके स्किल सेट को बता सकते हैं. हम उसके फियर को भी बता सकते हैं. आपको किससे फियर लग रहा है, डर आपको पब्लिक से लग रहा है, अपने आप को लग रहा है, आपको कौन से टाइप का फियर है, उसको कैसे आप ये कर सकते हो. आपको मम्मी से डर लग रहा है, पापा से डर लग रहा है, आपके झूठे परसेप्शन क्या है, ये हम बता सकते हैं. ठीक है, आपका देखो अगेन परसेप्शन भी है, जो आपका परसेप्शन प्रोग्रामिंग बन जाती है उसके आधार पे आपके रिलेशनशिप बनते हैं. बिकॉज हैंडराइटिंग इज बेस्ड ऑन द 0 and 1 प्रोग्रामिंग, जो कंप्यूटर में भी रहते हैं 0 and 1 की प्रोग्रामिंग, जिसको शास्त्र में कहा गया है पुरुष एंड प्रकृति कहा गया है. पुरुष यहाँ के शिव तत्व पिता और प्रकृति यानी माता के यानी शक्ति तत्व, दोनों का सहयोग होता है तो एक नई शक्ति की क्रिएशन होती है. तो हम हमें माँ बाप की ही प्रकृति, माँ बाप की जो थॉट प्रोसेस है वो भी अंदर दिखते. तो हम मदर की तरफ से क्या लेके आए, बहुत सारे लोगों के मदर से प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे आर अ वेरी गुड नेगोशिएटर. तो मैं बोल देता हूँ कि आपकी मदर बहुत स्ट्रांग है, वो नाप तोल बहुत करती है, बहुत भाप तोल करती है, शी इज अ वेरी गुड नेगोशिएटर. आपको कैसे पता चला मेरी मम्मी के बारे में, बिकॉज आप वो स्किल ट्रेड अपने मॉम से आप लेके आए हो ब्लड स्ट्रीम में. आप अपने फादर की तरह बहुत टॉकेटिव हो, आप बहुत ही ज्यादा झगड़ा करते हो और बहुत ही ज्यादा शांत हो. मैं कैसे देख लेता हूँ कि फादर बहुत शांत स्वभाव के थे और वही स्वभाव आपके अंदर आया है. यू आर अ वेरी गुड इनटू द एजुकेशन पार्ट, वो हम बता सकते हैं. अब ये हैंडराइटिंग का पर्सनल हो गया, लेकिन कॉर्पोरेट में काम आएगा. वी हेल्प देम इनटू द हायरिंग द करेक्ट पर्सन इन योर टीम. आप हायर करना चाहते हो, पता चला बैकग्राउंड बहुत अच्छा है कि भाई ये तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट, बिग बिग ब्रांड्स में काम किया है. जब आप अपनी कंपनी में अच्छे पैकेज दे लिए, जब पता चला कि भाई ये काम तो करे लेकिन एवरेज सेल्समैन है, इतना अच्छा है नहीं, अगर वो झूठ बोल के आया है, आजकल तो टेक्नोलॉजी तो है लेकिन वहां आप शायद पकड़ ना पाओ, सैलरी स्लिप एडिट कर लेते हैं. ठीक है, आप रेफरेंस करने का डेट भी समय जा रहा हो वो कंपनी में, थोड़ा ध्यान रखना. एचआर का कॉल आएगा, उसका नाम अनीत है, तू जरा देखा मेरे लिए अच्छा बोलना ना, मैंने तेरे को अपना इमीडिएट बॉस बताया, यू आर माई मैनेजर. आपने वो भी जुगाड़ किया, लेकिन जैसे आप सिग्नेचर करते हो ना, तो आपने जो जालसाजी की है डॉक्यूमेंटेशन में जाल, वो भी अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो आपके अंदर बेईमानी अगर है ये पता चल जाती है. ठीक है, तो ऑनेस्टली, जो इंटीग्रिटी पावर, जो एफर्ट्स, वेरी गुड एग्जीक्यूटर, वेरी प्रोकास्टिनेटर, आप झूठ बोलने वाला हो, कमिटमेंट दे रहे हो मार्केट में और कंपनी को कुछ अलग बोल रहे हो, सारी चीजें अंदर पता चल जाती है. फॉर द प्रमोशन वी हेल्प देम, वेदर तो किसको प्रमोशन देना चाहिए, एलिवेट करना चाहिए एज ए टीम लीडर. आपने मान लो ये बहुत अच्छा टीम प्लेयर है, लेकिन उसका टीम लीडरशिप क्वालिटी नहीं है और आपने उसको टीम लीडर बना दिया, तो यू लूज द टू रोल. टीम लीडर की पोजीशन जो अच्छे आने चाहिए वो भी रोल गया, और वो जो अच्छा काम कर रहा था एज अ टीम प्लेयर इंडिविजुअल एरियाज पे, वो भी तुमने खत्म कर दिया. आपको किसी को फायर करना है तो ये इसने किया कि चोरी हम पकड़ते हैं ड्राइंग एनालिस्ट में. अगर किसी ने कंपनी में चोरी कर ली होगी तो सिग्नेचर और हैंडराइटिंग का कॉम्बिनेशन में पता चलेगा कौन चोर है. मतलब आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, ये सब too many things, you know, because I guess, you know, friends, जब भी handwriting की बात करते हैं या signature की बात करते हैं, so it is more of about what is happening inside us, you know, psychologically, and हमारा जो mindset है या तो फिर जो हमारा, you know, छपा हुआ upbringing है, वो कहीं ना कहीं हमारे handwriting में वो reflect हो जाता है, subconsciously हो जाता है, and we cannot consciously keep writing in you know a particular way. I guess I think so पूरा पेज लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आगे जा के we get back to the you know consciousness and we start writing the way we are. So I guess it's very helpful
And this has been a very beautiful conversation. Lot of insights with regards to signatures and graphologies. और नीरव के जो ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स है, कुछ कुछ ब्लॉग्स के हम लिंक्स भी इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे. So I hope this added value to you, and I enjoyed having this conversation with Neerav, and I hope you too had a great time. And thank you so much, Neerav. Thank you. Thank you. Namaste.